नमस्ते बच्चों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे बैच की और आज हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट। ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको बायोलॉजी के बारे में बता दूं, क्योंकि अब हम एक नई शुरुआत के लिए बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे को नॉलेज होनी चाहिए बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी मतलब बायो मीन्स लिविंग, लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब जीवित लोगों की पढ़ाई करना। ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज व्हाट, बायोलॉजी। ठीक है, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी, सोचो शुरुआत कहां से हुई होगी। क्या हम बायोलॉजी की शुरुआत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बायोलॉजी की शुरुआत नहीं है। बायोलॉजी की शुरुआत लाखों करोड़ों साल पहले हो चुकी है। कुछ केमिकल रिएक्शंस, जब ये धरती पे कोई नहीं था ना, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, तो यहां पे भर के पानी था, पूरे अर्थ पे पानी, हर जगह पानी, कोई लैंड नहीं, कुछ नहीं। और उस टाइम पे बस अर्थ पे क्या हुआ करता था? पानी होता था, गैसेस होती थी, ठीक है, और आयंस होते थे। इन पानी, गैसेस और आयंस के बीच में एक रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे एक सेल जनरेट हो गया। ठीक है, क्या जनरेट हो गया बच्चे? सेल जनरेट हो गया। और वो सेल जो है वो ताकत रखता था किस चीज की? अपने आप को डिवाइड करने की, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने की। वहां से लिविंग ऑर्गेनिज्म शुरू हुए हैं। वो जो सेल था वो आज हमारे अंदर भी है, और वो उस पहले सेल, वो तो खुद सेल था ही। ठीक है, तो शुरुआत वहां से हुई है, उस केमिकल रिएक्शन से शुरुआत हुई, और आज हम इस चीजों को आगे लेते जा रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी का मतलब हमें खाली अपने बारे में नहीं पढ़ना, हमारे को पूरे जहां से शुरुआत हुई है वहां से अभी तक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहां तक मेरे को लगता है कि आपको बायोलॉजी समझ आ गई होगी। बायोलॉजी के मेनली दो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं जो आपको पढ़ने हैं और जो मुझे आपको पढ़ाने हैं। बायोलॉजी में बॉटनी होती है और जूलॉजी होती है। ठीक है, जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जूलॉजी के जो, बायोलॉजी के अगर फादर की बात करूं, फादर ऑफ बायोलॉजी तो एरिस्टोटल है, जूलॉजी के भी फादर एरिस्टोटल है, और बॉटनी के फादर की बात करूं, फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के जनक थियोपेरेटस है। ठीक है, ये थी आपकी बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने के। अब आ जाते हैं हम टॉपिक पे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम ही बता रहा है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किसी भी चीज का मतलब करना, मतलब उसको ग्रुप्स में बांटना। ठीक है, मतलब मैंने एक ग्रुप ऑफ बच्चों को लिया, ठीक है, और उसमें मेरे को बोला गया कि भाई इसमें से लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, तो मैंने एक लड़कों का ग्रुप बना दिया और एक लड़कियों का ग्रुप बना दिया। तो एक ग्रुप में जिसमें लड़का और लड़की मिक्स थे, उनको मैंने क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ आ गई? तो इसी तरीके से जब मैं इस धरती पे जीने वाले सभी लोगों की, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, बैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी हो, उन सभी को जब मैंने एक ग्राउंड में मान लो इकट्ठा किया और उनको जब मैंने अलग अलग ग्रुप्स में बांटना शुरू कर दिया, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, तो मैंने उसको क्या बोल दिया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी भी नहीं समझ आया तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि मेरे हाथ में कुछ मार्कर और कुछ पेन्स हैं। ठीक है, अब इन मार्कर्स और पेन्स के बारे में ऐसे ब्रीफली, मतलब सीधा मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा तो मेरे को क्या होगा? डिस्टर्बेंस आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? मतलब यार पहले मैं इसके बारे में पढ़ाई करूंगा, फिर मैं अचानक से ब्लू मार्कर आ जाएगा, फिर ब्लू पेन आ जाएगा, बॉल पेन आ जाएगा, फिर जेल पेन आ जाएगा, तो क्या है, ये बहुत मिक्स्ड में है ना। और अगर इसी टाइम पे मैं इसको क्या कर दूं? क्लासिफाई कर दूं। जी, ब्लैक मार्कर इधर, ब्लू मार्कर इधर, बॉल पेन इधर, जेल पेन इधर, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा? क्लासिफिकेशन हो जाएगा और फिर मैं एक टॉपिक की तरफ बढ़ पाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करनी चाहिए, और करने की जरूरत क्या थी? चीजों को इजी बनाना, पढ़ाई को आसान बनाना। ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या थी? तो आप ये समझ गए कि व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको उनके कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे, वो कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? उनके रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, उनके हैबिटाट के बेसिस पे,
उनके साइकोलॉजी के बेसिस पे, उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे और उनकी एनाटॉमी के बेसिस पे, इन सभी बेसिस पे, इन्हीं सभी बेसिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इसको मैंने बोला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझ आ गया। अब मैं बढ़ता हूं आगे कि व्हाई डू वी नीड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि भैया जरूरत ही क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को करने की। ठीक है, मतलब ऐसे भी तो चल रहा है सर, चलने दो ना, हमारे को नहीं चाहिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं पता करेंगे, ठीक है, एक मैं आपकी बात मान के चलता हूं कि हमें नहीं चाहिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, इतना हो गया। अब मान लो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं करी, तो हमारे को क्या है ना, इवोल्यूशन के बारे में नहीं पता चलेगा। मतलब हमें पता है कि चिंपैंजी से हम आए और हमारे बाद ये इवोल्यूशन हमारे अंदर हो सकता है। ठीक है, आपके आने वाले कल को आपका पिछला गुजरा हुआ कल ही बता पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको आने वाले फ्यूचर के बारे में जानना है, आपको बायोलॉजिकल फ्यूचर के बारे में जानना है, तो आपको आपके कल के बारे में पता होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको आपके आज जो आपके शरीर में सेल है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बारे में जानना है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहला सेल कैसा था उसके बारे में जानना पड़ेगा ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पूरी जानकारी ले ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमारे को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्या नीड है? हमारे को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड है कि हमारे को पहले तो पढ़ना है। ठीक है, बायोलॉजी पढ़नी है। बायोलॉजी क्यों पढ़नी है? क्योंकि हमारे को आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में पता करना है, और फ्यूचर के बारे में कैसे पता कर पाएंगे? जब पास्ट के बारे में पता हो। ठीक है, अब पास्ट के बारे में जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे को क्या दिख रहा है? सब कुछ मिक्स्ड फॉर्म में दिख रहा है। कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, कोई कीड़ा है वो पानी में रह रहा है, कोई कीड़ा है वो बाहर भी रह रहा है, पानी में भी रह रहा है, कोई कीड़ा अपने लिए खाना बना रहा है, कोई प्लांट अपने लिए खाना बना रहा है। तो हमारे को क्या लगा, ये तो बहुत ज्यादा मेस्ड अप लगा वो चीजें, है ना, सारी एक चीजें एक दूसरे में घुसी हुई। तो हमने क्या करा, इसको अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी को चलाने के लिए हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया। मतलब उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना शुरू करा। ठीक है, ताकि हम अपनी पढ़ाई को आसान बना सके, हम बायोलॉजी को आसान बना सके, बायोलॉजी को ओरिएंटेशन, ऑर्गेनाइज्ड वे में ला सके। ठीक है, तो व्हाई डू वी नीड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में बायोलॉजी की पढ़ाई को लाने के, ठीक है, टू मेक बायोलॉजी इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ओके, नाउ अब जी ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है मुझे पता चल गया, क्या नीड है मुझे पता चल गया। अब हमने इस नीड तो हमें पहले ही पता चल गई थी, बहुत पहले पता चल गई थी कि भैया हमें बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, हमें इंसानों के बारे में जानना है, तो हमारे को सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमें ये पता चला तब साइंटिस्ट ने कुछ स्टेप्स उठाने शुरू करे। किस चीज के लिए? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए। इन्हीं स्टेप्स को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जिसने सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए स्टेप उठाया था वो थे एरिस्टोटल, जो कि बायोलॉजी के पिता भी हैं, जनक भी हैं। ठीक है, उन्होंने सबसे पहला इसका स्टेप उठाया था। एरिस्टोटल ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, और मैं अभी आपको ब्रीफली बता देता हूं, मतलब थोड़ा सा समराइज्ड वे में बता देता हूं कि इसके आगे क्या होगा। हम एरिस्टोटल की टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर हम कार्लस लीनियस की टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर हम अर्नेस्ट हैकेल की थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर हम कोपलैंड की फोर किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर हम आर.एच. विटेकर की 1969 में दी हुई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम उसको फॉलो भी करते हैं, वो सबसे ज्यादा ब्रॉडली एक्सेप्टेड है। उसके बाद सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा जो कि कार्ल वूज ने दी थी, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, शुक्रिया। तो बच्चों अभी हमने क्या जान लिया? हमने तीन क्वेश्चंस के बारे में मैंने अभी इससे पहले आपसे बात करी। कौन सी? व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, और अब मैं बात करूंगा स्टेप्स टेकन इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, स्टेप्स टेकन बाय whom? द साइंटिस्ट्स। ओके, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जब हमें पता चला कि मतलब नहीं जी, बायोलॉजी एक टर्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना हमें पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, ये नीड है, तो हमने क्या करे,
एक मतलब हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत ही महान वैज्ञानिक जिन्होंने स्टेप्स उठाने शुरू करे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एरिस्टोटल ने उठाया। ठीक है, एरिस्टोटल ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सीधा सीधा दिया कि प्लांट और एनिमल, ये बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन जनरल कैरेक्टराइज्ड फॉर्म में एरिस्टोटल ने दे दिया। एरिस्टोटल भाई साहब खड़े हुए, उन्होंने देखा कि अच्छा वो जो खड़ा है एक जगह पे वो है प्लांट जो कि दिखने में हरा है, और ये जो हम सब लोग चल रहे हैं ये सब है एनिमल। बहुत ही जनरल, कोई इसमें ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ रिसर्च करा या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने जस्ट एक जनरल ऑब्जर्वेशन पर्सपेक्टिव के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दे दिया। एरिस्टोटल ने क्या किया, फिर से एक बार दोहराता हूं, दो किंगडम क्लासिफिकेशन दी, एक एनिमल और एक प्लांट, एनिमल और प्लांट। ठीक है, एनिमल और प्लांट किंगडम जब एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दी तो एरिस्टोटल ने एक और चीज एनिमल में ऐड करी। एरिस्टोटल ने क्या किया, एक और चीज एनिमल में ऐड करी। एनिमल में उन्होंने देखा, उन्होंने चाकू निकाला, ठीक है, और उन्होंने अपने हाथ पे मारा। ठीक है, चाकू निकाल के जब उन्होंने अपने हाथ पे मारा तो उन्होंने देखा कि खून निकल रहा है। क्या निकल रहा है? खून निकल रहा है। मगर वही चाकू जब उन्होंने चींटी के मारा, ठीक है, तो खून नहीं निकल रहा था। उन्होंने बोला भाई घूम फिर तो मैं भी सकता हूं, ठीक है, और खाना तो चींटी भी खा रही है, उसको भी आगे चावल रख रहा हूं तो वो ले जा रही है अपने पास, मैं भी खाना खा रहा हूं, बट इसके शरीर से खून नहीं निकल रहा, मेरे शरीर से खून क्यों निकल रहा है कि नहीं? और उन्होंने ये चीजें बहुत सारों पे करके देखी। उन्होंने कॉकरोच को मार के देखा, उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को मार के देखा, तो कुछ में ब्लड था, कुछ में ब्लड नहीं था। ठीक है, तो जिनमें ब्लड था उनको बोला उन्होंने इनेमा, और जिनमें ब्लड नहीं था उनको बोला उन्होंने एनेमा। एनीमा, इनेमा। एनीमा कौन है? विदाउट ब्लड। और इनेमा कौन है? विद ब्लड। ठीक है, तो ये थी इनकी एनिमल और प्लांट पे क्लासिफिकेशन। इतनी सी, बस इतनी सी ही क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दी थी। एरिस्टोटल ने प्लांट्स में बोला था कि हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं और ट्रीज होते हैं। ठीक है, प्लांट में उन्होंने ज्यादा क्लासिफाई नहीं किया। एनिमल में बस एक क्लासिफिकेशन दी, एनिमा और इनेमा की। और एनिमा तो मैंने आपको बता दिया, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, विदाउट आरबीसी एनिमा और विद आरबीसी इनेमा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं कार्लस लीनियस की। फिर से इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन दो बार क्यों आई, मेरी बात ध्यान से सुनना। एरिस्टोटल की दो किंगडम क्लासिफिकेशन को इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्या किया गया? एरिस्टोटल की दो किंगडम क्लासिफिकेशन को इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये बहुत ही जनरल ऑब्जर्वेशन पे दी गई साइंटिफिक थ्योरी थी। ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी या साइंटिफिक जो आपके हाइपोथेसिस होते हैं उनको कभी भी जनरल पर्सपेक्टिव से नहीं दिया जाता, उनको एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव से दिया जाता है। तो कार्लस लीनियस ने वापस से टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और इन्होंने भी सेम किंगडम्स रखे, किंगडम एनिमल और प्लांट। अब इन्होंने क्या बोला, कार्लस लीनियस ने दो किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या बोला, इन्होंने बोला कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट में मैं इनको खत्म करूंगा। एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स रिस्पॉन्स करते हैं, प्लांट स्लो रिस्पॉन्स करते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने आपके हाथ को किसी गर्म तवे पे रख दिया तो आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, हाथ को उठा लोगे, ठीक है, होगा ना। और अगर मैं किसी प्लांट को उठा के गर्म तवे पे रखूं तो वो क्या करेगा? कोई रिस्पॉन्स शो करेगा अपने से? नहीं शो करेगा ना। मे भी हो सकता है एक दो, मतलब एक दो घंटे में वो मर जाए, ठीक है, इतना स्लो वो रिस्पॉन्स कर सकता है कि वो जी अपना मतलब डेथ हो जाएगी उसकी, ये रिस्पॉन्स वो दे सकता है। तो एनिमल क्या है? फास्ट रिस्पॉन्स करता है, प्लांट स्लो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? रिस्पॉन्स। ठीक है, इसमें फास्ट होता है और इसमें स्लो होता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट क्या था कि
रिस्पॉन्स हो गया आपका, रिस्पॉन्स एनिमल्स में फास्ट होता है और प्लांट में स्लो होता है। पहला पॉइंट कार्लस लीनियस की क्लासिफिकेशन में क्या हो गया, एनिमल रिस्पॉन्स फास्ट करेंगे और प्लांट रिस्पॉन्स स्लो करेंगे। दूसरा क्या था, एनिमल दूसरे से खाना खाएंगे, प्लांट खुद का खाना बनाएंगे। मतलब एनिमल हेटेरोट्रॉफिक रहेगा और प्लांट ऑटोट्रॉफिक रहेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? मैंने 2 पॉइंट बताए, दोनों पॉइंट क्लियर है ना? पहला पॉइंट क्या था, एनिमल में रिस्पॉन्स फास्ट, प्लांट में रिस्पॉन्स स्लो। दूसरा पॉइंट, एनिमल खुद का खाना नहीं बनाएंगे, दूसरों से खाना खाएंगे और प्लांट खुद का खाना बनाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो जी, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब क्या था, एनिमल्स लोकोमोशन शो करेंगे, प्लांट्स लोकोमोशन शो नहीं करेंगे। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं, मतलब एनिमल्स इधर उधर घूम सकते हैं, एनिमल्स में मोटेलिटी होगी। जैसे तुम घूमते हो ना, यहां से वहां मैं जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, इधर उधर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, वैसे। मगर प्लांट क्या एक जगह गड़ा रहता है, इधर उधर कर पाता है? नहीं ना। तो सिंपल है, लोकोमोशन एनिमल्स में प्रेजेंट होगा, प्लांट में एब्सेंट हो गया, खत्म। यहां पे चीज खत्म, यहां पे कार्लस लीनियस की क्लासिफिकेशन खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है। फिर इसके बाद आती है थर्ड क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं अर्नेस्ट हैकेल की थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो जी, अर्नेस्ट हैकेल की थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, अर्नेस्ट हैकेल ने बोला कि प्लांट होंगे, वेरी गुड, एनिमल होंगे, वेरी गुड, मगर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट की भी कैरेक्टर को शो कर रहे हैं और एनिमल के भी कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। तो हमने बोला ये कैसे हो सकता है? तो इन्होंने बोला कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेट्रोट्रॉफिक भी हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हैं, खुद से भी खाना बनाते हैं, दूसरों का भी खाते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो हैं हेट्रोट्रॉफिक मगर मोटाइल नहीं है, या कुछ ऐसे हैं जो हैं ऑटोट्रॉफिक मगर मोटाइल भी हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या हुआ, प्लांट का भी कैरेक्टर है, एनिमल का भी कैरेक्टर है। मतलब क्या है, मिक्स कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, कनेक्टिंग लिंक है कि नहीं है, कनेक्टिंग लिंक। तो इन्होंने जिस किंगडम को इन्होंने बताया वो था क्या, कनेक्टिंग लिंक था। तो इन्होंने कौन सा किंगडम दिया, इन्होंने किंगडम दिया प्रोटिस्टा। क्या किंगडम था, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा को हम कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं। कनेक्टिंग लिंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मिक्स्ड कैरेक्टर शो करता है सभी एनिमल और प्लांट के बीच में। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे। इसके एग्जांपल्स हैं यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, स्लाइम मोल्ड। ठीक है, ये सब इसके क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। और ज्यादा डरो मत, इन किंगडम्स को हम बिल्कुल स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। ठीक है, पर्टिकुलरली पढ़ेंगे इन किंगडम को हम डीप में, अभी थोड़ी देर के बाद ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चे, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। अब आते हैं हम फोर किंगडम क्लासिफिकेशन पे, जिसको किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। क्या था ये, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया। इन्होंने बोला कि ठीक है, वेरी गुड, प्रोटिस्टा सही है, एनिमल और प्लांट सही है, मगर ये जो बैक्टीरिया, उन्होंने बोला कि मतलब कोपलैंड के टाइम तक ना जो साइंटिफिक इवोल्यूशन था, जो रिसर्च था, मतलब माइक्रोस्कोप आने लग गए थे, अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आने लग गए थे। तो इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल है, ठीक है, और बाकी सब किंगडम के अंदर जो सेल है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन और आसमान का फर्क है इन दोनों में। किस चीज का फर्क है, तो सेल्स के अंदर के स्ट्रक्चर्स का फर्क है। पूरा सेल चेंज है, जो मैं बैक्टीरिया का सेल देख रहा हूं और जो मैं इन सारे किंगडम्स का सेल देख रहा हूं। तो इन्होंने बोला कि बैक्टीरिया जो कि इतना बड़ा है पॉपुलेशन में, और उसके सेल का स्ट्रक्चर भी इन सबसे डिफरेंट है, तो क्यों ना उसको एक किंगडम दिया जाए। ठीक है, तो कोपलैंड ने बोला कि किंगडम मोनेरा शुड बी देयर फॉर बैक्टीरियाज। ओके, तो कोपलैंड ने क्या दिया, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा दिया। किंगडम मोनेरा में कौन होता है, सोल मेंबर कौन होता है, बैक्टीरिया होता है। ध्यान से समझ लिया। ठीक है, किंगडम मोनेरा में सोल मेंबर कौन है, बैक्टीरिया है। ठीक है बच्चे, तो अभी तक क्या हुआ
किंगडम एनिमल आया, किंगडम प्लांट आया, किंगडम प्रोटिस्टा आया, किंगडम मोनेरा आया। ठीक है, 4 किंगडम हो चुके थे। ठीक है, अचानक से 1969 में आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है आज तक के टाइम में। तो उस क्लासिफिकेशन को हम जरा देख लेते हैं। और ये क्लासिफिकेशंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लासिफिकेशन में तुम इतना इतना नाम भी याद रख लो चलेगा। ठीक है, जो मैंने सामने लिखे हैं, मगर आर एच विटेकर की क्लासिफिकेशन में आपको सब कुछ एक एक डॉट टू डॉट लाइन पता होनी चाहिए। ठीक है, आर एच विटेकर की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, आर एच विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। कितनी किंगडम? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, मैं इस क्लासिफिकेशन को आपके सामने एक टेब्यूलर फॉर्म में, एक टेबल फॉर्म में या फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाता हूं। सबसे इजी, बढ़िया लगेगा, याद भी हो जाएगा। फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपके सामने मैं आर एच विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना के दिखाता हूं, और उस फ्लो चार्ट को आपको याद कर लेना है। ठीक है, देखो जी, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो आर एच विटेकर की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होगा क्या? प्रोकैरियोट्स, और एक होंगे क्या? यूकैरियोट्स। देखो भैया, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या बोला? आर एच विटेकर की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले इन्होंने किस आधार पे तोड़ा? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के आधार पे। क्या होता है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ये समझ लो। यूकैरियोट मतलब, यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस, कैरियन कहते हैं, कैरियन को न्यूक्लियस कहते हैं। तो यू मतलब हो गया ट्रू, और न्यूक्लियस मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस। और प्रो होता है क्या? प्रिमिटिव। क्या होता है बच्चे? प्रिमिटिव। और कैरियन मतलब होता है क्या? न्यूक्लियस। तो एक होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस और एक होता है ट्रू न्यूक्लियस। अब ध्यान से सुनना, क्या डिफरेंस है इनके बीच में। जो मैंने तुम्हें बताया ना अभी, कि कोपलैंड ने जब किंगडम मोनेरा दिया तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल्स हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें। ठीक है, वो नॉर्मल सेल्स जैसे नहीं है, जैसे हमारे अंदर हैं, जैसे प्लांट्स के अंदर होते हैं, वैसे नहीं है वो कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो जो उन्होंने दिए थे, इस ये जो आधार दिया था वो क्या था? प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है, वो बैक्टीरियल सेल थे। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है बच्चे? इस दुनिया में जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो आपको बता रहा था, इस दुनिया में जब बायोलॉजी की शुरुआत हुई तो जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आया, जो सबसे प्रिमिटिव कहते हैं, वो कौन थे? बैक्टीरिया थे। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे देता हूं। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होते हैं? हमारे धरती पे सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आए वो बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया जो है इनॉर्मस अमाउंट में है, यूबिक्यूटस है, सर्वव्यापी, हर जगह है। मैं अगर यहां खड़ा हूं तो यहीं पे 1000 बैक्टीरिया। ठीक है, इस कमरे में, जिस कमरे में मैं हूं, वहां करोड़ों बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की कोई कमी नहीं है, वो सर्वव्यापी है। जैसे भगवान होता है ना हर जगह, वैसे ही बैक्टीरिया है, वो हर जगह है। ठीक है, मगर बैक्टीरिया भगवान नहीं है। तो प्रोकैरियोट मतलब, तो बैक्टीरिया क्या है? हर जगह है। और उनके अंदर जो सेल्स पाए गए, क्योंकि वो सबसे पहले आए थे, तो उनके सेल्स क्या वेल डेवलप होंगे? नहीं ना यार, क्योंकि वो तो इवोल्यूशन का सबसे पहला स्टेप था, है ना। तो वहां पे भगवान को थोड़ी पता था, या फिर जो भी हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है उसमें ये नहीं पता था कि इनको ये सारी कंडीशन झेलनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए बैक्टीरिया जो है पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे।
ठीक है। तो प्रोकैरियोट और उसके जो सेल हैं और जो हमारे सेल हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या क्या फर्क है? तो सेल जो इसके सेल हैं उसके अंदर ऑर्गेनेलीज नहीं है, गोल्जी अपैरेटस नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, ठीक है, लाइजोसोम नहीं है, कुछ नहीं है इसके पास। इसके पास क्या होता है सेल में? इसके पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता इसके पास। मतलब जो क्रोमोसोम है वो बाहर एनवेलप में होते ही नहीं है, वो ऐसे घूम रहे होते हैं इधर उधर, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है, एक दो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, और प्लाज्मिड होता है, बस इतना सी चीजें होती हैं इसके सेल के पास, ठीक है। और हमारा सेल जो कि मोस्ट मॉडिफाइड बिल्कुल तगड़ा सेल है, ठीक है, तो वो हमारा सेल है। तो देखो कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो यही प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसमें प्रिमिटिव पुराने जमाने का न्यूक्लियस है, ठीक है, जो कि एनवेलप्ड फॉर्म में नहीं है, बाहर ऐसे ही फिका पड़ा है, ठीक है। यहां तक मेरी चीज आपको समझ में आ गई होगी प्रोकैरियोट के बारे में। अब तो अब मैं आगे वापस से क्लासिफिकेशन पे ही बढ़ जाता हूं। आपको बस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट समझाना था। प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस एनवेलप्ड फॉर्म में नहीं है, न्यूक्लियाइड फॉर्म में बाहर फिका हुआ है, ऐसे ही क्रोमोसोम्स, ऐसे मान लो सेल है तो क्रोमोसोम ऐसे फिके पड़े। और यूकैरियोट में क्या होता है? मस्त क्रोमोसोम होता है, अंदर अंदर होते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर होते हैं, ठीक है, मगर प्रिमिटिव न्यूक्लियस में बाहर ऐसे फिके पड़े रहते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से आगे की तरफ, ठीक है। अगर मैं बात करूं आर एच विटेकर की, तो आर एच विटेकर ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दो भाग में तोड़ दिया। प्रोकैरियोट में आर एच विटेकर ने बोला कि आएंगे कौन? किंगडम मोनेरा। कौन आएगा बच्चे? किंगडम मोनेरा, ठीक है। किंगडम मोनेरा कैसे हैं? प्रोकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में आर एच विटेकर बोलते हैं कि यूकैरियोट्स भी दो तरीके के होंगे। एक होगा यूनिसेल्यूलर, एक होगा कैसा? यूनिसेल्यूलर, और एक होगा कैसा? मल्टी सेल्यूलर। अब आप बोलोगे सर ये यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर क्या है? तो बच्चे जो मेरी बॉडी है, आपकी बॉडी है, ये क्या है? बहुत सारे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सेल्स से बनी है, जो कि आज भी डिवाइड कर रहे हैं, हर रोज डिवाइड करते हैं। तो वो क्या है? बहुत सारे सेल्स के साथ बने हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बस एक सेल से बने होते हैं। सोचो, एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो खाली एक सेल से बने हुए हैं, वो आराम से अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं बेटा, हमारे को आंखों से नहीं दिखेंगे, क्योंकि एक सेल हमारे को वैसे भी आंखों से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में हमारे को बोला क्या? प्रोकैरियोट्स हो गए मोनेरा। यूकैरियोट्स में जो यूनिसेल्यूलर है वो कौन है? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा क्या हो गए? यूकैरियोट्स हो गए और यूनिसेल्यूलर हो गए। अब यूकैरियोट्स और मल्टी सेल्यूलर कौन होते हैं? इसमें भी दो टाइप है। एक है वो जिनके पास सेल वॉल होगी, और दूसरा है वो जिनके पास सेल वॉल नहीं होगी। सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट। जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी, मतलब जिसके पास सेल वॉल होगी वो कौन होंगे, और जिसके पास सेल वॉल नहीं होगी वो कौन होंगे? सेल वॉल नहीं होती बेटा किनके पास? किंगडम एनिमल के पास। हमारा अपना सेल कभी निकाल के देख लेना माइक्रोस्कोप के नीचे, उसके पास सेल वॉल नहीं होगी। मतलब मान लो कि अगर ये है हमारा सेल, तो बाहर उसके पास कोई लेयर ऐसी नहीं होगी। एनिमल्स में ये लेयर नहीं होती है, प्लांट्स में ये लेयर होती है, ठीक है। तो एनिमल में सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सबसे बाहर वाली लेयर होती है, मगर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी होती है। तो सेल वॉल अगेन जिसके पास प्रेजेंट होंगी वो दो तरीके के होंगे, दो तरीके के होंगे, ठीक है। एक होगा प्लांट और एक होगा फंगी, ठीक है। एक होगा प्लांट और एक होगा फंगी। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर ऊपर लिख के बता देता हूं। सेल वॉल जिसके पास प्रेजेंट होगी वो कौन से होंगे? प्लांट होंगे और फंगी होंगे।
अब प्लांट और फंगी क्यों होंगे अलग अलग, क्यों है ये? क्योंकि ये है ऑटोट्रॉफिक, ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। और फंगी क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। और एनिमल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है वो क्या है? एनिमल है। तो एक बार मैं ब्रीफ करके बता दूं, सिंपल, एक ही भाषा में, एक लाइन में, मतलब एक सांस में बताता हूं। देखो, आर एच विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया पहले दो भाग में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट के अंदर आए मोनेरा, जिसका सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। यूकैरियोट में दो भाग में बांटा गया, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर कौन थे? प्रोटिस्टा। मल्टीसेल्युलर को दो भाग में तोड़ा गया, जिनके पास सेल वॉल होता है और जिनके पास सेल वॉल नहीं होता है। जिनके पास सेल वॉल होता है उनको बोला गया प्लांट और फंगी। प्लांट है ऑटोट्रॉफिक और फंगी है हेट्रोट्रॉफिक, और जिनके पास सेल वॉल नहीं होता वो है एनिमल। समझ में आ गया? सिंपल था, बहुत सिंपल है। एक बार और करके देखें तो भैया, आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। मोनेरा कैसे हैं? प्रोकैरियोट हैं और यूनिसेल्युलर। प्रोकैरियोट हुआ तो यूनिसेल्युलर होगा ही, ठीक है। प्रोटिस्टा कैसे हैं? यूकैरियोट हैं, यूनिसेल्युलर हैं। किंगडम फंगी कैसा है? यूकैरियोट है, मल्टीसेल्युलर है मगर हेट्रोट्रॉफिक है। और उसके बाद प्लांट कैसा है? यूकैरियोट है, मल्टीसेल्युलर है और ऑटोट्रॉफिक है। और एनिमल कैसा है? यूकैरियोटिक है, मल्टीसेल्युलर है, हेट्रोट्रॉफिक है मगर सेल वॉल नहीं है। ठीक है, खत्म। इतना ही था, इतना ही है आर एच विटेकर की क्लासिफिकेशन में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चे, तो ये है आपकी क्या? आर एच विटेकर की 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास को हम यही बंद करते हैं, यहाँ पे हम समाप्त करते हैं आज की क्लास को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें मैं आपको एक छोटी सी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है कार्ल वूज की, वो बताऊंगा। और उसके बाद कार्ल वूज ने 3 डोमेन ऑफ लाइफ दिए थे, वो बताऊंगा। और उसके बाद हम ऑनवर्ड्सली किंगडम मोनेरा शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।